जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो खान सर का बीपीएससी का न्यू बुक आया है उसका सीरीज चल रहा था। उसमें हम लोग यानी कि 17वीं बीपीएससी का क्वेश्चन कवर कर चुके हैं लोग। और यह जो यानी कि री एग्जाम हुआ था उससे क्वेश्चन का आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने के लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी सब्जेक्ट है। शुरुआत किया गया है और इसके पहले वाला में भी पॉलिटी सब्जेक्ट ही शुरुआत किया गया था। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक के राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें आधे से अधिक के राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य होता है। उसके बाद है संसद संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। और तीसरा है 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में अगर संशोधन किया जाएगा तो आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। यानी कि इन तीनों में संशोधन अगर किया जाता है तो राज्य से पूछकर संशोधन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखें हम लोग। व्याख्या में क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया 7वीं अनुसूची से संबंधित है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं राष्ट्रपति का जो प्रक्रिया होता है वह किस अनुसूची से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची से संबंधित है। किसी सूची में संशोधन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व एवं केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, वस्तु एवं सेवा कर परिषद आदि विषय के लिए संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। जबकि राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु सामान्य बहुमत के संशोधन का प्रावधान है। यानी कि जबकि राज्य विधान परिषद की अगर समाप्ति किया जाता है तो उसमें किस तरह का संशोधन की आवश्यकता पड़ती है? तो सामान्यतः यानी कि साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। अगर किसी राज्य की विधान परिषद का विघटन किया जा रहा है या समाप्त किया जा रहा है तो उसके लिए किस प्रकार का संशोधन चाहिए? तो सामान्य संशोधन यानी कि सामान्य बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है कि यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार उसे प्राप्त होता है। यानी कि अगर दो पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस है, अगर कोई संशोधन बिल लेके आते हैं तो अगर उससे पे क्या होता है कि मतदान अगर समान हो गया तो उससे उस टाइम में लोकसभा का अध्यक्ष अपना मतदान करता है। या तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा के अध्यक्ष को केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार होता है। दूसरे शब्दों में किसी मुद्दे पर यदि सदन समान रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत भी कहा जाता है। यानी कि जो यह मत दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे निर्णायक मत भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना होता है। इसका तात्पर्य क्या होता है? तो गतिरोध को समाप्त करना होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक के मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया है उसमें भाग नहीं लेता है? तो जो राज्य विधानसभा होती है यह इसमें यानी कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है, लेकिन राष्ट्रपति का जब निर्वाचक के मंडल होता है यानी कि निर्वाचन होता है उसमें ये भाग लेती है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन से किस प्रकार के सदस्य? तो निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं। जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था यानी कि ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? तो भाग लेते हैं। परंतु संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। यानी कि जो मनोनीत किए जाते हैं वो क्या करते हैं? तो इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो महाभियोग प्रक्रिया है वह किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो वह अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो एक प्रकार की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो इसमें ये क्वेश्चन ने थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि 352 में भी आपातकाल की चर्चा की गई है, 360 में भी आपातकाल की चर्चा की गई है और 356 में भी आपातकाल की चर्चा की गई है। यहाँ पे इसे डायरेक्ट पूछना चाहिए कि राष्ट्रीय आपात पूछ रहा है या राजकीय आपात पूछ रहा है या वित्तीय आपात, लेकिन इसका आंसर बीपीएससी के द्वारा डी दिया गया था यानी कि राष्ट्रीय आपात की यहाँ पे बात कर रहा है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 संबंधित है।
अब हम लोग अनुच्छेद 60 के बारे में देखते हैं लोग। अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? तो यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किस आपातकाल से संबंधित है? तो यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और उसके बाद अनुच्छेद 356 की बात किया जाए तो यह इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, यानी कि यह राज्य में लगता है। राजकीय आपातकाल भी कहा जाता है और राजकीय आपातकाल की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा का प्रावधान किया गया है। इसमें उल्लेखित है कि राष्ट्रपति देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के दौरान मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट की सलाह पर आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग में कर सकता है। यहाँ से कभी-कभी इससे क्वेश्चन बनता है कि जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है वह किसके सलाह पे करता है? तो मंत्रिमंडल की सलाह पे करता है। और किस आधार पे आपातकाल लगाया जा सकता है? तो युद्ध, यानी कि किसी देश से अगर युद्ध हो रहा है तो भी आपातकाल लगाया जा सकता है, या कोई देश से बाहर से आक्रमण कर दे रहा है तो भी आपातकाल लगाया जा सकता है, और अगर सशस्त्र विद्रोह यानी कि सैनिक जब विद्रोह कर दे रहे हैं तो भी आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ-साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, वो है। यानी कि इनमें इस क्वेश्चन का प्रश्न पूछने का तात्पर्य है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ-साथ वे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं। तो वो कौन है? के.आर. नारायण के बारे में यह कथन कहा जा रहा है। किसके बारे में? के.आर. नारायण के बारे में यह कथन कहा जा रहा है। के.आर. नारायण देश के ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं के.आर. नारायण देश के ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड में राजदूत रहने के साथ-साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे हैं। ये देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति भी थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो के.आर. नारायण थे। कौन थे? के.आर. नारायण थे। इन्होंने 1992 से लेकर 1997 तक के भारत के 9वें उपराष्ट्रपति और 1997 से लेकर 2002 तक भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। के.आर. नारायण की बारे में बात किया जाए तो ये किस क्रम के उपराष्ट्रपति थे? तो ये 9वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे। और अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तो ये 10वें क्रम के थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1997 से लेकर 2002 तक इनका कार्यकाल रहा था। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहा था? तो 1992 से लेकर 1997 तक इनका कार्यकाल रहा था। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? भारत में जो वित्त आयोग है उसका प्राथमिक कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। और यह जो काम है यह वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य कर राजस्व के बंटवारे पर सिफारिश देना। उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर अपनी सिफारिशें देना है। इस आयोग के कार्यों की दो विशिष्ट विशेषताएं क्रमशः केंद्र और राज्यों की कराधान शक्तियों और व्यय जिम्मेदारियों के बीच ऊर्ध्वाधर असंतुलन को दूर करना और राज्यों में सभी सार्वजनिक सेवाओं को समान बनाना। ये जो अनुच्छेद है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि वित्त आयोग है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया था? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है? तो 91 संविधान संशोधन के माध्यम से निर्धारित किया गया है। और ये कितना प्रतिशत है? यानी कि कुल 15 संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए मंत्रिमंडल की संख्या, यानी कि मंत्री परिषद की संख्या 15 सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। अब हम लोग 86वें संविधान संशोधन के बारे में देखते हैं लोग। 86वें संविधान संशोधन क्या कहता है? तो यह कब हुआ था? तो यह 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह 2002 में हुआ था। और इसमें यह जो संविधान संशोधन है यह किससे संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने और 6 से 14 वर्ष, कितना? 6 से 14 वर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। यह जो संवैधानिक संशोधन है किससे संबंधित है? तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है।
और इसमें क्या हुआ था 86वें संविधान संशोधन में इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया था, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था और उस आर्टिकल कौन-सा आर्टिकल था तो 21 का ए आर्टिकल जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। उसके बाद 81वां संवैधानिक संशोधन यानी कि संविधान संशोधन, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो यह संशोधन कब हुआ था? तो यह संशोधन 2000 में हुआ था। कब हुआ था? यह संशोधन 2000 में हुआ था और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के बैकलॉग के पदों से संबंधित है। यह जो संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? तो यह 2000 में हुआ था और एससी और एसटी कि बैकलॉग पदों से संबंधित है। बैकलॉग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वैकेंसी आ रहा है, ठीक है? तो उस वैकेंसी में अगर कोई यानी कि एससी-एसटी के लिए जितनी वैकेंसियाँ आई हैं, जितनी सीटें आई हैं, अगर वह सीटें नहीं भर रही हैं तो अगले साल या कभी भी वैकेंसी आएगी, तो ये जो रिक्त सीटें रहती हैं, उसमें जोड़ दिया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? बैकलॉग कहा जाता है। 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री समेत विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। कितना प्रतिशत की बात कर रहा है? तो 15% की बात कर रहा है, 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। ऊपर हम जो ये 15 बताए हैं, ये संख्या नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे प्रतिशत होगा। यानी कि ऊपर हम 15 सदस्य बोल दिए हैं, तो 15 सदस्य नहीं होगा, 15% होगा। 91 संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। और ये मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? उनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्री का विभाग था, यानी कि खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का विभाग किसके पास था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो वहीं जगजीवन राम को श्रम विभाग, जॉन मेथाई को उद्योग और आपूर्ति विभाग तथा मुस्लिम लीग के दूसरे बड़े नेता लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया था। लियाकत अली खान को कौन सा विभाग दिया गया था? तो वित्त विभाग दिया गया था। और जॉन मेथाई को कौन सा विभाग दिया गया था? तो उद्योग और आपूर्ति विभाग मंत्रालय दिया गया था। और जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय यानी कि श्रम विभाग मंत्रालय दिया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि विभाग मंत्रालय दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। यह क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी यानी कि दल बदल अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं? तो यह 10वीं अनुसूची में रखा गया है। किस अनुसूची में रखा गया है? 10वीं अनुसूची में रखा गया है। अब हम लोग ये 5वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं लोग। 5वीं अनुसूची क्या कहता है? तो इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। यह 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। और एक और पॉइंट इसमें आता है कि राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र होता है वह किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं, जिसे वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित करके जोड़ा गया था। यह जो कानून था किसे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? तो 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1985 में। उसके बाद है द्वितीय अनुसूची, यानी कि जो ऑप्शन दिया गया था उसमें द्वितीय अनुसूची के अभी ऑप्शन था, तो वह किससे संबंधित है? तो द्वितीय अनुसूची जो है वह संवैधानिक की पदाधिकारियों यानी कि जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, न्यायाधीशों और अन्य यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित है द्वितीय अनुसूची यानी कि दूसरी अनुसूची। 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची। और जब यानी कि संविधान बना था तो उस समय 8वीं अनुसूची में यानी कि जब अनुसूची थी उस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया था? तो 14 भाषाओं को रखा गया था मूल रूप से। अभी वर्तमान की बात किया जाए तो 8वीं अनुसूची में कितने भाषा वर्णित है? तो 22 भाषा वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायत राज व्यवस्था में
शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? तो ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना निर्धारित की गई है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना की व्यवस्था की गई है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण स्तर पर क्या होता है तो ग्राम पंचायत होता है, और क्षेत्रीय यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद का निर्माण किया गया है। ध्यातव्य है कि वर्ष 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ही सर्वप्रथम पंचायतों की संरचना त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचायतों का जो संरचना है वो त्रिस्तरीय करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1957 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह जो विवाद है वह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त ऐसे विवाद जो दो या दो से अधिक के राज्यों या सरकारों के मध्य हो, अथवा भारत सरकार और या एकाधिक राज्य सरकारों से हो, तो ऐसे विवादों का समाधान सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। यह जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है कि केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन में क्या है बी, यानी कि प्रारंभिक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम व्याख्या की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे अपीलीय दिया गया है, लेकिन आंसर में ये नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं लोग, क्योंकि डाउटफुल क्वेश्चन जो है उसे पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह एक भूमि सीमा है जिसके आगे कोई भी किसान उतना भूमि नहीं रख सकता है। भूमि सीमा को कानूनी रूप से भूमि के उस अधिकतम आकार के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसके अंतर्गत कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता है। इस तरह की सीमा तय करने का उद्देश्य कुछ ही लोगों के हाथों में निहित भू स्वामित्व में कमी करना था। यानी कि इससे जो यह सीमा तय क्यों किया गया है, क्योंकि पहले के जमाने में एक ही लोग के पास से 100 बीघा 200 बीघा 300 बीघा जमीन होती थी, तो उनके पास से भूमि का यानी कि स्वामित्व कम हो, इसलिए इस सीमा को तय किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? यानी कि लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि 25 से 30 से और 35। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष आवश्यक होती है। विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः 25 वर्ष, यानी कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 और 30 वर्ष होनी चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? तो अनुच्छेद 12 में इसका वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की
वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट बजट को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कराएगा। गौरतलब गौरतलब है कि बजट सदैव लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यहाँ से भी क्वेश्चन आदमी फंस सकता है कि जो बजट होता है वह लोग क्या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, राज्यसभा में यह पेश नहीं किया जा सकता है। सिर्फ जो बजट होता है वह सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है। अब हम लोग इस चारों ऑप्शन के बारे को खंगोलते हैं लोग। तो अनुच्छेद 113 क्या कहता है? तो यह किससे संबंधित है? तो संसद के अनुमानों यानी कि संसद है उसके अनुमानों यानी कि एस्टिमेट के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित है। अनुमानों के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 114 किससे संबंधित है? तो यह विनियोग विधेयक से संबंधित है। यह अनुच्छेद संसद को भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 114 जो होता है वह संसद को संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। उसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 111 यह किससे संबंधित है? तो संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है। तो राज्य के सहमति के बिना यानी कि अगर केंद्र किसी भी राज्य में कोई कानून या संधि करता है तो बिना राज्य की सहमति के बिना उस राज्य में वो कानून लगाया जा सकता है या संधि की जा सकती है। अनुच्छेद 253 अनुच्छेद 253 में यह उल्लेखित है कि संसद राज्यों की सहमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौते को लागू करने के लिए भारत राज्य क्षेत्र के किसी एक हिस्से अथवा संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। यह वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 253 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? यानी कि ब्रिटिश नागरिक के जो भारत में रह रहा है वह किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का मांग नहीं कर सकता है। बाकी जो है धार्मिक स्वतंत्रता इसकी मांग कर सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है तो इसका भी मांग कर सकता है। कानून के समक्ष समानता के अधिकार का भी मांग कर सकता है। एक ब्रिटिश अथवा कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा है वह अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक अधिकार व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता है। ज्ञातव्य है कि मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 से तथा 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए अर्थात विदेशी नागरिक इन अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग का पॉलिटी सेक्शन समाप्त होता है। लगभग पॉलिटी में कितने क्वेश्चन बने थे? तो लगभग 16 क्वेश्चन बने थे। इस हिसाब से पॉलिटी बीपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि पॉलिटी का वेटेज अधिक है। अब हम लोग इतिहास की ओर बढ़ते हैं इतिहास से सेक्शन की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या रहने वाला है? प्राचीन इतिहास। इसमें पहला क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है यह जो है वह दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया कहाँ पे है? तो यह इराक यानी कि इसी का नाम है। मेसोपोटामिया का ही वर्तमान नाम क्या है? तो इराक है। मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। इसकी कालावधि की बात किया जाए तो 3500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है तो उसका कालावधि कब से कब तक है? तो 3500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच स्थित है। ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली नदी का नाम क्या है? टिग्रिस और दूसरी नदी का नाम है यूफ्रेटस। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वह किन्हीं दो नदियों के बीच स्थित है। तो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच स्थित है। मेसोपोटामिया के मेसो जिसका अर्थ है बीच में और पोटामोस है जिसका अर्थ है नदी। पोटामोस का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नदी और मेसो का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बीच में। वर्तमान समय में मेसोपोटामिया इराक का हिस्सा है। यह किसका हिस्सा है वर्तमान समय में? यह इराक का हिस्सा है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। यानी कि इसकी मेसोपोटामिया सभ्यताओं की प्रमुख विशेषता दिखते हैं लोग। पहिए और लेखन प्रणाली यानी कि क्यूनिफॉर्म का आविष्कार किया गया था। इस सभ्यता के द्वारा उन्नत सिंचाई तकनीकों का विकास किया गया था। जीवरत जैसे वास्तुशिल्प चमत्कार के आविष्कार किए गए थे। गणित और खगोल विज्ञान में उन्नति इनके द्वारा हासिल की गई थी। हम्मुराबी का कानूनी कूट यानी कि हम्मुराबी की विधि संहिता ये भी इनकी देन है, यानी कि इससे सभ्यता की विशेषता है।
अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो यह जो मंदिर है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? यह तो ये मध्य प्रदेश में है। चित्रकूट मंदिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तथा मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, यानी कि 2 जगह पे स्थित है। जो चित्रकूट मंदिर है वह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भी है और मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी स्थित है। इ चित्रकूट, चित्रकूट को भगवान श्री राम की कर्मस्थली माना जाता है। भगवान श्री राम की कर्मस्थली कौन-सा स्थान माना जाता है? तो चित्रकूट को माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दौरान 11 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी को सही माना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं मौर्य साम्राज्य। बहुत इजी क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। बिंदुसार, बिंदुसार के बारे में देखते हैं लोग। तो जो बिंदुसार है इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? तो बिंदुसार था। इसकी उपाधि एक दी गई थी, बहुत फेमस उपाधि थी, अमित्र घात। क्या है इसकी उपाधि का नाम? अमित्र घात इसे उपाधि मिला था। अमित्र घात की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? तो बिंदुसार के द्वारा धारण किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो चाणक्य, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और ये नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य को एस्ट्रेबो, मेगास्थनीज एवं जस्टिन ने सेंड्रोकोट से और एरिया तथा प्लूटार्क ने एड्रोकोटस तथा फिलार्कस ने सेंड्रोकोट्स कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की एवं पॉलीब्रोथा की पहचान पाटलिपुत्र से की। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम विलियम्स जोन्स ने सेंड्रोकोट्स, जो यह नाम दिया गया है, उसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। और एक और शब्द है पॉलीब्रोथा की पहचान पाटलिपुत्र से की थी। यहाँ से कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन बनता है कि पॉलीब्रोथा जो है यह शब्द किससे संबंधित है? तो यह शब्द पटना या पाटलिपुत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो इसके स्तंभ पे ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। अशोक के स्तंभ लेखों में मुख्यतः ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, किंतु शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेखों में खरोष्टी लिपि तथा तक्षशिला से प्राप्त अभिलेख में अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ये जो है यह, यानी कि ये अभिलेख है, ये अपवाद के रूप में है। क्या है? अपवाद के रूप में है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खरोष्टी लिपि किस अभिलेखों में किया गया है? खरोष्टी लिपि का प्रयोग तो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। उसके बाद बात किया जाए अरमाइक लिपि का प्रयोग किस अभिलेखों में किया गया है? तो तक्षशिला से प्राप्त जो अभिलेख है उसमें अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। अतः दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए सही उत्तर है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? तो जो सांची का स्तूप है यह चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा कराया गया था। सांची का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं है। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। यह विशाल स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित है, यानी कि सांची का स्तूप है यह कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में और भोपाल में है। स्तूप के प्रस्तर पादों में बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं को उकेरा गया है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारी के संबंध था? तो जो लोथल है यह, यानी कि लोथल जो है वह व्यापार के मामले में सबसे आगे था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम लोथल है, जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारी के संबंध था। और यह कहाँ पे स्थित है लोथल? तो यह गुजरात में है। लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है कालीबंगा की बात किया जाए तो यह कहाँ पे स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए तो इसका अर्थ होता है काली चूड़िया। और कालीबंगा की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज किया गया था। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा का खोज किया गया था।
लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। जो लोथल था वह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। लोथल से प्राप्त बंदरगाह यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। लोथल से वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार चतुर्भुजाकार अग्निवेदी पाई गई है। लोथल का मिस्र एवं मेसोपोटामिया के साथ भी सीधा व्यापार होता था। जो लोथल है इसका सीधा किसके साथ व्यापार होता था? तो मिस्र एवं मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि झांसी के पास यानी कि देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी है। जो देवगढ़ का मंदिर है और जो गढ़वा गढ़वा मंदिर बनी है, बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो यह जो गुप्त कला है उसके महत्वपूर्ण अवशेष है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। गुप्त कला में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था? तो गुप्त काल में, यानी कि गुप्त काल में पंचायतन शैली के मंदिर बनने शुरू हुए। पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर शिखर युक्त मंदिर का प्रथम उदाहरण है। शिखर युक्त मंदिर का प्रथम उदाहरण कौन मंदिर है? तो दशावतार का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो जो नागपुर है यह बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। बाकी वल्लभी, नालंदा और विक्रमशिला ये बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। नागपुर प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था। वल्लभी, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। बिहार और बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दिया। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 स्थानों को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान कहा गया है। ये महास्थान इस प्रकार है: लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकीसा, राजगिरी तथा वैशाली। उसके बाद अब हम लोग का अगला सब्जेक्ट है मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन देखते हैं लोग। तो सबसे पहले यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिल्ले इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? यानी कि इन शासकों में से सबसे पहले जिल्ले इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था। बहुत सारे बुक में ये भी देखने को मिलता है कि जिल्ले इलाही की उपाधि किस शासक ने निर्धारण की थी? तो बलबन के द्वारा इसे उपाधि को धारण किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं कि इसका वास्तविक नाम की बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी का, तो इसका वास्तविक नाम था अली गुरसफ। इसका वास्तविक नाम क्या था? अली गुरसफ। और इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और इसकी शासनकाल की बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी का, तो लगभग 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। और एक और प्रथा शुरू किया था इसने, घोड़ा दागने की प्रथा। अलाउद्दीन खिलजी ने किससे प्रथा को शुरू किया था? तो घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। उसके बाद है अकबर का शासनकाल की बात किया जाए तो इसका शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा था। कब से? 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा था। और इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। और पानीपत का दूसरी लड़ाई कब लड़ता है? तो 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरी लड़ाई लड़ता है। और किसके विरुद्ध लड़ता है? यानी कि अकबर और हेमू के बीच यह युद्ध होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच होता है? तो अकबर और हेमू के बीच होता है। एक और फैक्ट से इसके बारे में बहुत प्रचलित है अकबर के बारे में कि इसने एक प्रणाली चलाई थी, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। दीन-ए इलाही एक धर्म चलाया था, दीन-ए इलाही नामक एक धर्म चलाया था। उसके बाद है इल्तुतमिश का शासनकाल लगभग 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा था। कब से? 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा था। इसे इल्तुतमिश को गुलाम कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था जो इल्तुतमिश था। यह क्या था? तो यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। चालीसा दल भी बनाया था और इसे यानी कि 40 से वफादारों को एक ग्रुप बनाया था, उसे चालीसा दल कहा जाता है। उसे तुर्काने चहलगानी भी कहा जाता है। उसे दल को तुर्काने चहलगानी भी कहा जाता है। बलबन पहला भारतीय मुस्लिम शासक था जिसने स्वयं को जिल्ले इलाही कहा तथा यह उपाधि सिक्कों पर भी अंकित करवाई। यानी कि जिल्ले इलाही की उपाधि सिक्कों पर भी अंकित कराया था।
बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए लौ लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। ये भी लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लौ एवं रक्त की नीति किससे शासक के द्वारा अपनाई गई थी, तो बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। बलबन ने राजत्व राजत्व के सिद्धांत को अपनाया। किस सिद्धांत को अपनाया था, तो इसने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया और उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियामत नियामत खुदाई माना गया है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। तारीख फिरोजशाही पुस्तक का नाम है तारीख फिरोजशाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह शम्स सिराज अफीफ के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, शम्स सिराज अफीफ के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। मिनहाज सिराज की बात करते हैं लोग, तो इनकी पुस्तक कौन सी है, तो इनकी पुस्तक का नाम है तबकात नासरी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तबकात नासरी। बर्नी बर्नी एवं शम्स सिराज अफीफ दोनों दोनों ने तारीख फिरोजशाही नामक पुस्तक की रचना की। बर्नी और शम्स सिराज अफीफ दोनों के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। अफीफ ने तारीख फिरोजशाही की रचना तुगलक वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद के समय की, जब तैमूर का आक्रमण हुआ था। इसमें फिरोज तुगलक के शासनकाल का संपूर्ण वर्णन है। इसमें 90 अध्याय, इसमें कितने अध्याय हैं, इसमें 90 अध्याय एवं 5 भाग है। इसमें 90 अध्याय और कितने भाग हैं, तो 5 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम में पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था, तो मुकद्दम जो पद होता था वह गांव के सरपंच के लिए उपयोग किया जाता था। गांव के सरपंच के लिए यह शब्द यानी कि मुकद्दम में का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान गांव के मुखिया को खूते, मुकद्दम, चौधरी या पटेल कहा जाता था। यानी कि जो गांव का मुखिया होता था यह सब उसी का नाम है। यानी कि खूत हो गया, मुकद्दम हो गया, चौधरी हो गया और पटेल हो गया, ये सब किसके नाम है, तो गांव के मुखिया के। गांव को मौजा या मौदा या डी कहा जाता था। गांव को क्या कहा जाता था, तो मौजा, मौदा या डी कहा जाता था। गांव में राजस्व वसूली का कार्य पटवारी करता था। गांव में राजस्व वसूली का कार्य कौन करता था, तो पटवारी के द्वारा किया जाता था। कानून व व्यवस्था की जिम्मेदारी मुकद्दम की होती थी। किसकी होती थी, कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी तो मुकद्दम की होती थी। अब हम लोग का आधुनिक इतिहास की शुरुआत करते हैं लोग। इस प्रकार हम लोग का मध्यकालीन भारत का इतिहास से समाप्त होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि संथाल इसे हुल विद्रोह भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, संथाल जो विद्रोह हुआ था यह किस प्रकार का आंदोलन था, तो यह आदिवासी आंदोलन था। और यह कब हुआ था, तो 1555-56 के बीच में हुआ था। यह आंदोलन 1555-56 के बीच हुआ था। जो संथाल विद्रोह है इसे संथाल हुल के भी नाम से जाना जाता है। प्रथम चरण में आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह 1555-56 ईस्वी में राजमहल की पहाड़ियों में संथाल विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था, तो संथाल विद्रोह था। इसका नेतृत्व सिद्धू माझी व कानू ने किया। यहाँ से शॉर्ट नेम में आ जाता है सिद्धू कानू, कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू के द्वारा किया गया था। लेकिन इनका पूरा नाम की बात किया जाए तो सिद्धू माझी हो जाएगा। यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ हुआ। बाद में इसका उद्देश्य विदेशी शासन को खत्म करना बन गया। यह विद्रोह बिहार के भागलपुर राजमहल जिलों में हुआ। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जो संथाल विद्रोह था वह बिहार के किस भाग में हुआ था, तो भागलपुर और राजमहल। अभी राजमहल की बात किया जाए तो यह झारखंड में चला गया है और भागलपुर अभी वर्तमान में बिहार में ही है। तो यह 1855-56 की बात कर रहा है, तो झारखंड तो अभी हाल ही में 2000 ईस्वी में अलग हुआ है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो यह पुस्तक के दादाभाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी और प्रकाशित भी की गई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रकाशित करने का मतलब कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के वर्ष 1901 में दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक में उन्होंने धन निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो यह पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में किस सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, तो धन निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के समय भारतीय उत्पाद उस भाग को धन निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की संज्ञा दी थी, जो भारतीय जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था तथा जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो इस चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1917 में। चंपारण जो सत्याग्रह या आंदोलन है यह बीपीएससी के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह से मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं और पीटी में भी क्वेश्चन बनते हैं।
अब हम लोग सरदार पटेल, वल्लभ भाई वल्लभ भाई पटेल यानी कि सरदार पटेल के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं लोग। तो इन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। बारडोली सत्याग्रह यानी कि जो यह सरदार है, यह इन्हें उपाधि मिली थी किस सत्याग्रह में, तो बारडोली सत्याग्रह में इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। और इनकी जयंती यानी कि 31 अक्टूबर को इनकी जयंती के दिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इनकी जयंती पे राष्ट्रीय एकता दिवस से मनाया जाता है, सरदार पटेल की जयंती पे। 1917 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया। यानी कि महात्मा गांधी जी को किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। चंपारण में यूरोपीय बागान मालिक किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे तथा उसका 3/20 यानी कि 20 कट्ठा अगर जमीन आपके पास है तो उस पे 3 यानी कि 20 कट्ठा आपके पास जमीन है तो 3 कट्ठे पे नील की खेती की जाती थी। 3/20वां भाग हिस्सा अधिशेष के रूप में वसूलते थे, जिसे 3 कट्ठिया पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को क्या कहा जाता है, तो 3 कट्ठिया पद्धति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो यह जो विद्रोह था यह रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था, यह रांची में हुआ था। 1893 से लेकर 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर एवं रांची क्षेत्र में हुआ मुंडा विद्रोह दूसरे चरण का सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। मुंडा विद्रोह को उलगुलान एवं सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुंडा जो विद्रोह था उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उलगुलान एवं सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। पारंपरिक भूमि व्यवस्था को जमींदारी भूमि व्यवस्था में परिवर्तित करने के कारण मुंडा विद्रोह शुरू हुआ। यह विद्रोह क्यों हुआ था, तो जो पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी उसको जमींदारी भूमि व्यवस्था में परिवर्तित करने के कारण मुंडा विद्रोह शुरू हुआ था, जिसने बाद में धार्मिक राजनीतिक स्वरूप ले लिया। यानी कि यह आंदोलन बाद में धार्मिक और राजनीतिक स्वरूप ले लिया। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि वर्ष 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखते हैं लोग। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता उसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किए थे इन्होंने। और इन्हीं के समय यानी कि 1962 में एक चाइना से युद्ध होता है, हिंदी चीनी युद्ध होता है, और इस समय ये क्या थे, तो प्रधानमंत्री थे। उसके बाद है अब्दुल कलाम आजाद। इनका पूरा नाम बहुत बड़ा है। इनका पूरा नाम क्या था, अब्दुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद इनका पूरा नाम था। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है और ये पत्रिका शायद बीपीएससी के एग्जाम में या 69 या 70 या 69 में पूछा हुआ था। तो 1906 में, कब, 1906 में अल हिलाल नामक उर्दू पत्रिका की शुरुआत की थी। किसके द्वारा किया गया था, अल हिलाल नामक उर्दू पत्रिका की शुरुआत तो अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 ईस्वी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर नया कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1939 ईस्वी के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। हसरत मोहानी की बात की जाए तो जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा था उसको पहली बार हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में दिया था। कब दिया था, वर्ष 1921 ईस्वी में दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में आयोजित किया गया था। कहाँ, किसी स्कूल में आयोजित किया गया था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता बोयमेश चंद्र बनर्जी
आप लोगों को ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी याद होगा क्योंकि इनका पूरा नाम बहुत किसी को याद नहीं रहता है, तो इनका पूरा नाम क्या था? बोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादाबाई नौरोजी ने की। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, नेताओं की सूची एक को उनके क्षेत्र सूची 2 के साथ सम्मिलित करें, नीचे दिए गए कूटे से चयनित उत्तर करें। यानी कि यह 1857 के बारे में दिया गया है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था और ये किस व्यक्ति के द्वारा कहाँ से विद्रोह किया गया था, उसके बारे में दिया गया है। तो कुंवर सिंह की बात किया जाए तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि कहाँ से इन्होंने विद्रोह किया था 1857 की क्रांति में? तो इन्होंने जगदीशपुर से किया था। कहाँ से? जगदीशपुर से किया था। हजरत महल ने लखनऊ से किया था, हजरत महल ने। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला या खान बहादुर ने बरेली से किया था। कहाँ से? बरेली से किया था। और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से किया था। कहाँ से? फैजाबाद से किया था। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। यहाँ पे इसका सूची भी दिया गया है कि कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से विद्रोह किया था, हजरत महल ने लखनऊ से किया था, खान बहादुर ने बरेली से और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं लोग। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया था। यानी कि 1857 की क्रांति को या विद्रोह को इसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। तो यह बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। अभी हम लोग ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखते हैं लोग। इन्हें कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें लोकमान्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें लोकमान्य कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। इनकी दो पत्रिका बहुत ही फेमस पत्रिका है। एक का नाम है केसरी, एक ये पत्रिका का नाम क्या है? केसरी नाम है। और ये किस भाषा में प्रकाशित होती थी? तो यह मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। किस भाषा में? मराठी भाषा में। दूसरी है मराठा। दूसरी पत्रिका का नाम क्या है? तो दूसरी पत्रिका का नाम मराठा है और यह अंग्रेजी भाषा, किस भाषा में? तो यह इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। डॉक्टर आर सी मजूमदार के अनुसार तथाकथित, ये अलग होना चाहिए, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला ही, यानी कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो आर सी मजूमदार के द्वारा, और ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह क्या है? तो यह पूरा कथन है। और इस कथन को किसके द्वारा कहा गया? तो आर सी मजूमदार के द्वारा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहास एस एस सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में लिखा। जॉन सिले 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह मानते हैं। किसके द्वारा? 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह माना जाता है, तो जॉन सिले के द्वारा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? तो 1802 ईस्वी में भारतीय भाषाओं में ऐतिहासिक शोध के लिए की गई थी। नहीं, यह कथन गलत है। 1802 ईस्वी में भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझने के लिए की गई थी। ये भी कथन गलत है। 1800 ईस्वी में केवल भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। 1800 में वेलेस्ली ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों का प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। परंतु 1802 में इसे बंद कर दिया गया। यानी कि 1800 में खुला और यानी कि स्थापना किया गया और 1802 में इसे बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? किससे वायसराय के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। अब हम लोग ये लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं लोग। इसके शासनकाल में 1905 में ही बंगाल विभाजन होता है और इसके द्वारा बहुत सारे अच्छे भी काम किए गए थे। इसने एक पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन यानी कि स्थापना किया था। कब किया था?
तो 1904 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन किया था। इसके समय एक अधिनियम आया था, लॉर्ड कर्जन के समय एक ये बहुत अच्छा अधिनियम आया था 1904 ईस्वी में ही, और उस अधिनियम का नाम क्या था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम उसका नाम था, इसी के काल में आया था। उसके बाद है रिपन। रिपन के बारे में भारत में स्वशासन का जनक कहा जाता है। रिपन को भारत में स्वशासन का जनक कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति इसके द्वारा कब की गई थी? तो 1882 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1882 ईस्वी में। एक और इसके समय में आयोग का गठन किया गया था, हंटर आयोग, यानी कि हंटर आयोग का गठन किया गया था। और यहाँ से कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो हंटर आयोग है, इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है शिक्षा से है, यानी कि एजुकेशन से इसका संबंध है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना भी 1882 ईस्वी में की गई थी। 1870 के मेयो प्रस्ताव द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन व वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, जिससे भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण हुआ। मेयो द्वारा प्रारंभ वित्तीय विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 में राजस्व को 3 भागों में बांटा। लॉर्ड रिपन ने 1882 में राजस्व को कितने भागों में बांटा था? तो इसने 3 भागों में बांटा था। पहला भाग था साम्राज्यवादी मध्य, यानी कि साम्राज्यवादी राजस्व, दूसरा था विभक्त मध्य और तीसरा था प्रांतीय मध्य। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। ये जो ज्योतिबा फुले हैं, यह बहुत किसी को, हम लोग को भी बहुत कन्फ्यूजन होता था कि ये मेल है कि फीमेल है, लेकिन ये क्या है? तो ये मेल है। ज्योतिबा फुले कौन है? तो यह मेल है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका पूरा नाम की बात किया जाए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो मऊ में हुआ था। मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनकी एक पुस्तक का नाम क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी की रचना 1872 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में सत्य शोधक के समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1873 ईस्वी में। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन संगठित किया। उन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, सत्य शोधक समाज, दास्ता जैसी पुस्तकों की रचना की। यानी कि ये सब क्या पुस्तक नाम उन्होंने, एक और पुस्तक है उनका, इस पुस्तक का नाम क्या है? सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, और इस सत्य शोधक समाज और ये दास्ता जैसी पुस्तकों की रचना की। ये सब पुस्तक किसकी रचना है? तो ज्योतिबा फुले की रचना है। अगला क्वेश्चन है पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो यह 1863 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1863 ईस्वी में। पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी। यह उच्च शिक्षा में बिहार का सबसे पुराना शिक्षण संस्थान है। यहाँ पे व्याख्या नहीं दिया, यानी कि आंसर शीट है, नहीं दिया गया है। तो आप अपने बुक अगर खरीदे होंगे तो बी कर लेंगे, और नहीं खरीदे होंगे तो वीडियो से ही काम चलाएं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यह कथन क्या है? तो ये आपका कथन सत्य है। 4 कथन दिए गए हैं, चारों कथन को देखते हैं लोग। यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया है जो आपत्तिजनक नहीं पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। ये भी कथन आपका सत्य है। यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया हो जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। यह दोनों कथन सत्य है, यानी कि दोनों से टाइपिंग कर दिया गया है। तो इसका सेंसर का जगह उपरोक्त में से एक से अधिक है। वर्ष 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया। इसके अनुसार यदि स्थानीय समाचार पत्रों में सरकार विरोध भड़काऊ विद्रोही या आपत्तिजनक रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है तो समाचार पत्रों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस व अन्य मीडिया भी शामिल है। यानी कि अगर संपत्ति जब्त की जाएगी तो सबसे पहले तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त किया जाएगा और अन्य मीडिया भी शामिल है। अतः उपरोक्त में से एक से अधिक इसका विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष से हुआ था? तो इसका गठन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? इसका गठन 1920 में हुआ था। 1918 की बात किया जाए तो इस समय खेड़ा सत्याग्रह होता है और फिर से 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल होता है। 1919 की बात किया जाए तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है और 1919 का एक भारत शासन अधिनियम भी आया था। 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे तथा दीवान चमन लाल इसके महामंत्री बने। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध यानी कि इसे मैकाले मिनट भी कहा जाता है। तो अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? तो यह 2 फरवरी 1835 ईस्वी को जारी किया था। मैकाले के द्वारा कब जारी किया गया था? तो 2 फरवरी 1835 को जारी किया गया था। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना स्मरण पत्र लेख यानी कि मैकाले मिनट प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि पश्चिमी विज्ञान यानी कि वेस्टर्न साइंस और साहित्य पढ़ाने के लिए अंग्रेजी भाषा सबसे अच्छा माध्यम है। इस मिनट में या लेख में अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया गया। बेंटिंग ने मैकाले मिनट को 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार अंग्रेजी भाषा को ही प्रशासन व उच्च शिक्षा का आधार माना गया। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा। यह यानी कि यहाँ पे एक कथन दिया गया है कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। यह जो कथन है किस यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस से के बारे में कहा गया था यह कथन, और किस अखबार के द्वारा कहा गया था? तो यह द इंडियन मिरर के बारे में कहा गया था। किसके बारे में कहा गया था? यानी कि किसके द्वारा कहा गया था? तो द इंडियन मिरर के द्वारा कहा गया था। द इंडियन मिरर अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में लिखा कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। इंडियन मिरर अखबार की स्थापना 1861 में कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? तो मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन के द्वारा कलकत्ता में 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर अखबार की स्थापना की गई थी। यह पहला भारतीय अंग्रेजी दैनिक अखबार था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यानी कि पहला भारतीय अंग्रेजी दैनिक अखबार कौन सा था? तो द इंडियन मिरर था। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग किसने बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली इसे अस्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी बंगाल में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय या कितने वर्ष के लिए आया था? तो 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बाद 1793 में इसे अस्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि 1793 में यह अस्थायी रूप से परिवर्तित हो गया। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, ये जो स्थान है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू थी, जिसमें समस्त ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग इसके अंतर्गत शामिल था। यानी कि अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का कितने प्रतिशत भूभाग शामिल था? तो 19% भूभाग शामिल था। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? तो बटू केशवर दत्त और भगत सिंह के द्वारा इस बम को फेंका गया था। तो इसका सही क्या जगह उपयुक्त में से एक से अधिक है, यानी कि इसमें जतीन दास नहीं थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटू केशवर दत्त। कौन? तो भगत सिंह और बटू केशवर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर चल रही बहस के दौरान बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को डराना था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर उन पर असेंबली में बम फेंकने और सैंडर्स की हत्या के आरोप में लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे कि इन्होंने बम कब फेंका था? तो 18 अप्रैल 1929 को फेंका था। अब और जब बम फेंका था तो केंद्रीय विधानमंडल में किस बिल पे चर्चा या बहस हो रही थी? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पे चर्चा की जा रही थी।
और इन पे किस केस के किस कौन-सा केस के तहत मुकदमा चलाया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन पे मुकदमा चलाया गया था और ये बम फेंकने के भी जुर्म में मुकदमा चलाया गया था और सैंडर्स की हत्या का भी इन पे जुर्म लगा था। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो 1922 में गया अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। यहाँ से कुछ महात्मा गांधी के बारे में फैक्ट्स देखते हैं लोग। इनका पूरा नाम की बात की जाए महात्मा गांधी का, तो मोहनदास करमचंद गांधी था इनका पूरा नाम। और जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और ये भारत कब लौटे थे? यानी कि साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को यह भारत वापस लौटे थे और इसी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने अपना गुरु किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। किससे कौन सा गुरु माना था? तो राजनीतिक गुरु माने थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में प्रवेश के प्रस्ताव की अस्वीकृति पर सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया तथा 31 दिसंबर 1922 को स्वराज्य पार्टी के गठन की घोषणा की। स्वराज्य पार्टी के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो 31 दिसंबर 1922 ईस्वी को की गई थी। यहाँ से एक ही इंपॉर्टेंट है कि 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समाज सुधारकों की सूची, यानी कि एक तरफ पे समाज सुधारक के नाम दिए गए हैं और उनके समाजी की सूची और सुमेलित करना है। नीचे दिए कुल का उत्तर चयन करें, यानी कि एक तरफ से समाज दिए गए हैं और उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो सबसे पहला है आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपका राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। किसके द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा की उपाधि इन्हें किसके द्वारा दी गई थी? राजा राम मोहन राय को। तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। विधवा विवाह यह विष्णु शास्त्री पंडित से संबंधित है। विधवा विवाह किससे संबंधित है? तो विष्णु शास्त्री पंडित से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद। और इस सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। विधवा विवाह का संबंध किससे है? तो विष्णु शास्त्री पंडित से है। विष्णु शास्त्री पंडित से। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि लेखकों की एक तरफ सूची दी गई है और 1857 की पुस्तकों की पर्ण सूची 2, यानी कि सूची 2 से मिलाए। एक तरफ पे 1857 जो विद्रोह हुआ था उससे कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, उससे पुस्तकों के एक तरफ यानी कि सूची 1 में उनके लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ सूची 2 में 1857 की क्रांति पे आधारित पुस्तक दिए गए हैं। तो बी डी सावरकर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। एस एन सेन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो 1857 जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो एस एन सेन के द्वारा लिखी गई है। एरिक स्टोक्स ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो किसान और राज जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो एरिक स्टोक्स के द्वारा लिखी गई है। एस बी चौधरी की कौन सी पुस्तक है? तो नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह। बी डी सावरकर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखी गई। एस एन सिंह ने 1857 पुस्तक लिखा और एरिक स्टोक ने किसान और राज पुस्तक लिखा। एस बी चौधरी के द्वारा नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में यह पुस्तक लिखी गई। किसके द्वारा? एस बी चौधरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो जो जयपुर था इस शहर को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था। बाकी नागपुर, संबलपुर और सतारा, इन तीनों को हड़प नीति के तहत शामिल किया गया।
जयपुर राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के व्यापक सिद्धांत यानी कि राज्य हड़प नीति व्यापक सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य सतारा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था, तो सतारा था। कौन था? सतारा था। इसी प्रकार संबलपुर के राजा नारायण सिंह का 1849 ईस्वी में, यानी कि संबलपुर को कब मिलाया गया था, कब इसका विलय किया गया था, तो 1849 ईस्वी में इसका विलय किया गया था। और संबलपुर के राजा या शासक कौन थे, तो राजा नारायण सिंह थे। झांसी के राजा गंगाधर राव का 1853 ईस्वी में, यानी कि जो झांसी था इसका विलय कब किया गया था, तो 1853 ईस्वी में किया गया था। और यहाँ के राजा कौन थे, तो गंगाधर राव थे। उसी प्रकार एवं नागपुर के राजा रघुजी तृतीय का 1854 ईस्वी में उनके पुत्र के अभाव में राज्यों का विलय किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज यानी कि आईएनए से जुड़ा नहीं है, तो एस.ए. डांगे जो थे यह आईएनए से यानी कि आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे। बाकी प्रेम सिंह सहगल, शहनवाज खान और जनरल मोहन सिंह, ये तीनों आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। एस.ए. डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य और भारतीय मजदूर आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था। यानी कि इसका आजाद हिंद फौज के स्थापना का विचार सबसे पहले किससे, ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी के दिमाग में आया था, तो मोहन सिंह के दिमाग में आया था। जनरल शाहनवाज, गुरु बख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम सावल आदि आजाद हिंद फौज के प्रमुख सैनिक थे। 51 नंबर क्वेश्चन में भी यही पे भी मिलान भी करना है। ये कांग्रेस पूर्व संगठनों की सूची, यानी कि कांग्रेस से पहले कुछ संगठनों का गठन किया गया था और उनने सूची को उनके नेताओं की सूची 2 याद होना चाहिए, सूची 2 से मिला और नीचे दिए गए कूटे से सही उत्तर चयन करें। इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं लोग, तो इसका गठन किसके द्वारा किया गया था इंडियन एसोसिएशन का, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक हो जाएंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक हो जाएंगे एम बी राघवाचार्य के द्वारा इससे का गठन किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक हो जाएंगे, तो इसके संस्थापक दादाभाई नौरोजी हो जाएंगे और पूना सर्वाधिक सभा के संस्थापक जस्टिस रनारे हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मद्रास महाजन सभा के संस्थापक के एम बी राघवाचार्य, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक दादाभाई नौरोजी थे और पूना सर्वाधिक सभा के संस्थापक जस्टिस रनारे थे। अभी हम लोग का अगला सब्जेक्ट है यानी कि भूगोल एवं पर्यावरण की शुरुआत करते हैं लोग। हिस्ट्री का सेक्शन समाप्त हुआ। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो यह जो ऑप्शन है यानी कि कॉपी पेस्ट क्वेश्चन किया गया है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। जब बिहार से झारखंड अलग नहीं होता, यानी कि यह क्वेश्चन आपका 2000 से पहले का है, तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, इसमें उत्तर नहीं दिया गया। अगर 2000 से पहले से पूछता तो इसका आंसर क्या हो जाता, आपका बिहार होता, लेकिन इसका आंसर अभी वर्तमान के हिसाब से कोई नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है। किस प्रकार की रेखा है यह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह भारत के 8 राज्यों, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो क्रम था, यह जो क्रम दिया गया है पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम दिया गया है, तो क्रम था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि इतने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यह प्रश्न आयोग ने मूल्यांकन से हटा दिया था। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जो 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो पैकार्मा जो पर्वत है वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत है। एंडीज की बात किया जाए, एंडीज पर्वत, तो एंडीज पर्वत की बात किया जाए तो यह विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला है। और इसकी लंबाई की बात किया जाए, लंबाई बहुत ही बार एग्जाम में पूछता है, तो लगभग 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह कितने देशों में फैली है, तो लगभग 7 देशों में फैली है। कितने देशों में फैली है, तो यह 7 देशों में फैली है। दक्षिण अमेरिका की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला गुयाना हाईलैंड्स है। दिए गए विकल्पों में कोई भी सबसे सटीक उत्तर नहीं है, किंतु पैकारेमा पर्वत श्रृंखला गुयाना हाईलैंड्स में स्थित है। अगर ऑप्शन में गुयाना हाईलैंड्स रहता तो पैकार्मा आंसर नहीं होता,
क्योंकि जो गोला हाइलैंड्स है उसी में पैकारेमा पर्वत श्रृंखला स्थित है। इसलिए विकल्पों में सबसे नजदीक उत्तर पैकारेमा होगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा होती है। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ साझा होती है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ है। यह उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के साथ 185 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए क्योंकि यह एग्जाम बीपीएससी ओरिएंटेड है, यानी कि बीपीएससी के द्वारा लिया जाता है। तो बिहार से यह क्वेश्चन एमपीपीसीएस में आना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ होती है। हाँ, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन अगर बिहार, यहाँ पे मध्य प्रदेश की जगह पे बिहार रहता तो इस क्वेश्चन का लेवल और अच्छा हो जाता, क्योंकि यह बिहार पीसीएस है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर की। छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी 2 युग में यानी कि 2 बार काटा है? ये भी क्वेश्चन गलत है। स्वर्ण रेखा नदी 23 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश पर निकलती है। जो स्वर्ण रेखा नदी है वह कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश पर निकलती है? तो 23 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश पर निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कितनी बार पार करती है? तो 2 बार पार करती है। उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल नदियाँ 23 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 22 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश पर निकलती है। उत्तरी कोयल कर्क रेखा को 1 बार पार करती है। जो उत्तरी कोयल नदी है वह कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है? तो 1 बार पार करती है। और दक्षिणी कोयल कभी भी इस रेखा को पार नहीं करती है। पश्चिमी बंगाल में दक्षिण दामोदर नदी कर्क रेखा को केवल 1 बार पार करती है। दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है, जिससे कारण आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, यानी कि डिलीट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? तो 141 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है वह कनाडा और अलास्का को अलग करता है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कनाडा व अलास्का को अलग करती है। इस सीमा का निर्धारण 1825 ईस्वी में रूस और ग्रेट ब्रिटेन जो उस समय कनाडा का नियंत्रण करता था के बीच हुई एक संधि के द्वारा किया गया था। 1867 में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए द्वारा अलास्का की खरीद के बाद यह सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बन गई। यानी कि जो ये आपका ये अलास्का है यह किसका भाग है? तो यूएसए का भाग है, यानी कि यह खरीद लिया है यूएसए ने। यह सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका और यहाँ के आपका कनाडा भी हो सकता है और यूएसए भी हो सकता है। अब हम लोग ये बात करते हैं लोग 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैली हुई है। यह रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन से पश्चिम की ओर 141 डिग्री पर स्थित है। कितने डिग्री पर स्थित है? 141 डिग्री पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है? तो यह जो प्रथम दिया गया है यानी कि इसमें आपका डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात जो होता है उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। उस विशेष वर्ष से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उस विशेष वर्ष में पैदा होंगे 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो जो टॉरस है यह एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी है। टॉरस पर्वत यानी कि टॉरस माउंटेन से श्रृंखला दक्षिणी तुर्की यानी कि एशिया माइनर, इसे प्राचीन काल में एशिया माइनर भी कहा जाता था, पर एशिया माइनर में स्थित है। तथा भूमध्य सागरीय तट के समानांतर पश्चिम में एक गिरदिर झील से लेकर पूरब में फुरात नदी के ऊपरी क्षेत्र तक एक घुमावदार आकार में फैली हुई है। किस आकार में फैली हुई है? तो यह घुमावदार आकार में फैली हुई है। यह मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। यह मुख्यतः कितने भागों में विभाजित है? तो यह 3 भागों में विभाजित है। पहला है आपका पश्चिमी टॉरस,
यानी कि वेस्टर्न टॉरस, दूसरा है मध्य टॉरस, सेंट्रल टॉरस तथा दक्षिणी पूर्वी टॉरस से साउथ ईस्टर्न टॉरस। टॉरस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर डेमिड डेमिर काजिक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉरस पर्वत जो श्रृंखला है उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो डेमिर काजिक है। कौन सा हो जाएगा आपका, डेमिर काजिक हो जाएगा। किर्थर पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो किर्थर पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत के झलावन क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला उत्तरी ईरान में कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे के साथ साथ फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है पॉन्टिक पर्वत श्रृंखला उत्तरी तुर्की में काला सागर के दक्षिण तट के समानांतर फैली हुई है। इन्हें उत्तरी अनातोलिया के पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी अनातोलिया पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है, तो पॉन्टिक पर्वत श्रृंखला को उत्तरी अनातोलिया पर्वत के नाम से जाना जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है या किसे कहा जाता है, तो मेघालय जो है इसे उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड शिलोंग यानी कि मेघालय को कहा जाता है। जो शिलोंग है यह कहाँ पे है, तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय को कहा जाता है कि जो कि मेघालय की राजधानी है, यानी कि जो शिलोंग है यह किसकी राजधानी है, तो यह मेघालय की राजधानी है। यह नाम ब्रिटिश शासन के दौरान दिया गया था। यह नाम कब दिया गया था, तो ब्रिटिश शासन के दौरान दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों को शिलोंग का वातावरण और दृश्य स्कॉटलैंड के समान लगता था। स्कॉटलैंड के समान हरी भरी पहाड़ियों, झीलों, झरनों और धुंधलों सुहावना और ठंडा मौसम के कारण शिलोंग को उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। 60 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर कोई भी वातावरण नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है, इसलिए चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है। कमजोर गुरुत्वाकर्षण निम्न पलायन वेग व सौरपौनों की उपस्थिति के कारण चंद्रमा पर वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। किस कारण चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, तो कमजोर गुरुत्वाकर्षण के कारण निम्न पलायन यानी कि कम पलायन वेग है चंद्रमा का, और सौरपौनों की उपस्थिति के कारण। निम्न पलायन वेग को समझते हैं लोग। पलायन वेग वह न्यूनतम गति है जो किसी वस्तु को किसी ग्रह, तारे या अन्य खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पूरी तरह से मुक्त होने के लिए आवश्यक होती है। प्लान बी की बात किया जाए तो ये आपका पृथ्वी हो गया। अगर हमको बुध यानी कि बुध या मंगल पे, यहाँ पे आपका समझ लीजिए मंगल हो गया, तो अगर मंगल पे कोई वस्तु हमें भेजनी है तो इतनी स्पीड से भेजी जाए कि यानी कि वापस से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से यह वापस ना आए, या किस पे चल जाए, तो यह मंगल ग्रह पे चले जाए। तो पृथ्वी का प्लान बी की बात किया जाए तो लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है पृथ्वी का प्लान वेग। इसी को प्लान वेग कहा जाता है। अब नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पूरी तरह मुक्त होने के लिए आवश्यक होती है। सरल शब्दों में यह वह गति है जिससे यदि कोई वस्तु फेंकी जाए तो वह उस ग्रह या तारे के गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से बाहर निकल जाए और वापस नहीं आएगी। चंद्रमा का प्लान वेग पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, यानी कि जो चंद्रमा का प्लान वेग है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। चंद्रमा पर गैस के अणु विभिन्न गति से चलते हैं और उनमें से कोई इतनी तेजी से चलते हैं कि इससे प्लान वेग को पार कर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं लोग 61 नंबर की। भारत के किस राज्य को खनिज लौड़ों का राज्य कहते हैं? भारत के किस राज्य को खनिज लौड़ों का राज्य कहते हैं? तो उड़ीसा को कहा जाता है। उड़ीसा राज्य को भारत का खनिज लौड़ों का राज्य माना जाता है। उड़ीसा पर मुख्य खनिज कौन कौन से उड़ीसा में खनिज पाए जाते हैं? तो क्रोमाइट की बात की जाए तो उड़ीसा भारत के अधिकांश क्रोमाइट का उत्पादन करता है। जो उड़ीसा है वह क्रोमाइट का भी उत्पादन करता है। लौ अयस्क का भी यहाँ पे उत्पादन होता है और मैंगनीज का भी उत्पादन होता है। लौ अयस्क यह एक प्रमुख उत्पादक है जो भारत के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मैंगनीज यह एक अन्य प्रमुख खनिज है जिसमें उड़ीसा की बड़ी हिस्सेदारी है। झारखंड को खनिज संसाधनों की विस्तृत विविधता और विशाल संचय यानी कि रिसर्च के कारण झारखंड को भी खनिज राज्य माना जाता है। महत्वपूर्ण खनिज है यानी कि झारखंड में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं? तो कोयला। झारखंड में महत्वपूर्ण कोयला का भंडार है और इसे कभी कभी भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। झारखंड को क्या कहा जाता है? तो भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। और तांबा का भी उत्पादन होता है और यूरेनियम का भी यहाँ पे खनन किया जाता है। तो हम लोग ये यहीं तक यानी कि 61 क्वेश्चन तक कवर करेंगे लोग पहले वीडियो के माध्यम से। इसके बाद दूसरा वीडियो पार्ट 2 के फॉर्म में आएगा।